हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें केस स्टडी किस तरीके से बनानी है। केस स्टडी बेसिकली आपको बीएससी नर्सिंग में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमेशा कंटिन्यू अलॉन्ग विद बीएससी नर्सिंग हम इसको जीएनएम में भी बनाते हैं। हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें केस स्टडी बनानी होती है। तो केस स्टडी बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, किस अकॉर्डिंग से, किस सीक्वेंस से आपको अपनी केस स्टडी प्रिपेयर करनी है, आज हम वो देखेंगे। ये जो केस स्टडी है ये मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में भी होता है एंड उसके बाद बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में भी होता है। तो ये जो केस स्टडी है ये है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे। अगर आप चाहें तो सेम कंटेंट एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले केस स्टडी में आपको बनाना होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, देन ईयर, देन अपने डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, कब स्टार्ट करिए, एंडेड। उसके बाद आता है पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले लिखना है आइडेंटिफिकेशन डेटा। उसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नेम, एज, फादर्स नेम, एड्रेस, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ डॉक्टर एंड डायग्नोसिस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम पेशेंट की लेते हैं आप आइडेंटिफिकेशन डेटा में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर आएगा हमारी दो चीज, जिसमें हम बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे, चीफ कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो चीफ कंप्लेंट में आएगा कि जो हमारी डिजीज कंडीशन है वो कितने दिन से या फिर कितने दिन से पेशेंट जो है अपने सिम्टम्स शो कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। इसको आपको हमेशा जो इस तरीके से लिखना है कि जो सबसे पहले आपका जो सिम्टम आया होगा आपको वो लिखना है, और इसको हमेशा इनटू डैश डेज, जितने भी डेज है, जितने भी मंथ में आएगा, सबसे पहले जो डिजीज कंडीशन में जो सबसे पहले सिम्टम आया होगा सबसे पहले आपको वो मेंशन करना है। लाइक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आप पेशेंट को क्रोनिक कफ विद स्पूटम था 3 मंथ से, फीवर था 15 डेज से, वेट लॉस था 15 डेज से एंड लॉस ऑफ एपेटाइट था 10 डेज से। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लॉस ऑफ एपेटाइट सबसे फर्स्ट में लिख के क्रोनिक कफ सबसे लास्ट में लिखेंगे। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम दैट द पेशेंट हैज सीन इन हिज और हर बॉडी। उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस में जो आपने एक चीफ कंप्लेंट लिखी है इसको ही आपने इलेबोरेट करना होता है कि पेशेंट वॉज एसिम्टोमेटिक 3 months बिफोर when he gradually developed chronic cough with sputum with fever on and off from last 15 days. वेट लॉस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट। तो आपने जो चीफ कंप्लेंट लिखी है आपको उसी को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें आपको मेंशन करना होता है कि जो पेशेंट है उसकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक पेशेंट को, अगर पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का है तो पेशेंट को मे बी डायबिटीज हो सकती है, या फिर पेशेंट एचआईवी का भी हो सकता है, या कोई भी डिजीज कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन या कोई बेसिक क्रोनिक डिजीज अगर पेशेंट को है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करनी है। नेक्स्ट आता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, आपको मिनिमम 3 जनरेशन की फैमिली ट्री बनानी है। अगर फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है तो आपने उसके बेटे का भी बनाया, देन उसकी वाइफ, उसके बच्चे। उसके बाद अगर आप इस जनरेशन में अपनी डिजीज शो कर रहे हैं और अगर इन जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं पता है तो आपको इस जनरेशन के, अगर ये जो है आप बहुत ओल्ड पेशेंट हैं तो उनके आप बच्चे बनाएंगे, देन उनके भी आप ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर बनाएंगे। तो आपको ये बात सबसे ध्यान में रखनी है कि जो आप फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे फैमिली ट्री जो बनाते हैं आप, पेडिग्री चार्ट बेसिकली जो हम बनाते हैं, हम यहाँ पे हमें मिनिमम 3 जनरेशन यहाँ पे इंक्लूड करनी है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे 3 जनरेशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आपको मिनिमम 3 जनरेशन यहाँ पे बनानी होती है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं नेम। इसमें आपको कुछ इस तरीके का हमें जो टेबल होगा वो बनाना होगा। सबसे पहले इसमें आएगा नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशन टू फैमिली मेंबर्स, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल स्टेटस। ये सारी चीजें आप पूरी फैमिली की यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप लेंगे डाइटरी हैबिट कैसी है पेशेंट की, एडिक्शन अगर कोई पेशेंट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो मे बी वो कोई क्रोनिक स्मोकर हो या क्रोनिक एल्कोहलिक पर्सन हो, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में उसका हाउसिंग कैसा है, पक्का हाउस और कच्चा हाउस, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इनकम एंड लोकेशन कैसी है। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर फीमेल पेशेंट। इसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इंक्लूड करेंगे सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, उसमें बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट, वाइटल साइन लिखेंगे। उसके बाद कलर ऑफ स्किन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेड का एग्जामिनेशन लेंगे। हम सबसे पहले हेड से स्टार्ट करेंगे। हेड में हम शेप एंड साइज ऑफ स्कल, स्कैल्प, फेस, इसी तरीके से आई में हम आईब्रोज लिखेंगे। जितनी भी हमें जो भी हमारा बॉडी पार्ट है उसमें जितनी भी चीजें होती हैं हमें उन सबके बारे में लिखना है। उसके बाद आएगा ईयर, देन नोज। ये करने के बाद हमारा आएगा माउथ एंड फेरिंग्स एंड देन नेक।
उसके बाद हम देखेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन के बाद हमें जितना भी हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं सबका एग्जामिनेशन करना होता है। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पेशन करेंगे, परकशन एंड अस्कल्टेशन, ये चारों चीज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी सेम होता है, बट आपको एक बात याद रखनी है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम परकशन नहीं करते हैं। देन आता है जीआई सिस्टम, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन एंड परकशन। तो ये था हमारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन। देन आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम चेक करने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी है उसमें जेनाइटल रीजन में कोई भी लीजन्स या स्कार्स तो नहीं है। फिर आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ओरिएंटेशन चेक करना है, इंसाइट एंड जजमेंट, जनरल इंटेलिजेंस, स्पीच एंड बिहेवियर, क्रेनियल नर्व। इफ यू वांट यू कैन मेंशन ऑल द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अदरवाइज अगर किसी में डिफॉर्मिटी है या कोई अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो आपको यहाँ पे सिर्फ वो मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। अगर कोई मेनिंजियल इरिटेशन है लाइक हेडेक, और अगर हम मेनिंजाइटिस का केस ले रहे हैं तो उसमें कर्निंग साइन और जो भी उसके साइन होते हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन गेट कौन सा है, रिफ्लेक्स एंड सेंसरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन का आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है, नॉर्मल वैल्यू एंड पेशेंट वैल्यू, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। देन लैब इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे को चार्ट बनेगा, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क की नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देन यू हैव टू मेक द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का इस तरीके का पूरा चार्ट बनेगा जिसमें आपको नेम ऑफ द ड्रग लिखना है, उसकी रूट क्या है, डोज कितना आप दे रहे हैं, किस टाइम दे रहे हैं, मतलब ओडी, बीडी या टीडीएस, वट एवर द डोज इज, डोज और टाइम इज। देन एक्शन क्या है उसका, एंड देन रिमार्क। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट लिखने से पहले हम यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड करते हैं अगर हम लोग सर्जिकल केस ले रहे हैं। अदरवाइज वी हैव टू लीव द सर्जिकल पोर्शन। आप क्या क्या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट का या जो भी आपने डिजीज ली है। देन नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें आएगा नर्सिंग असेसमेंट, क्या क्या आपको असेस करना है उस पर। नेक्स्ट उसमें आएगा नीड्स एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपने असेसमेंट कर लिया, देन नीड्स एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को आप ऐसे कॉलम फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, एक साइड नीड लिख के एंड नेक्स्ट साइड आप अपना आइडेंटिफिकेशन लिखिए कि क्या क्या उस पेशेंट की नीड है एंड क्या उसकी मतलब मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको प्रायोरिटी वाइज बनानी है, जो भी पेशेंट की सबसे पहले इमीडिएट प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू नंदा यहाँ पे 5 आपको डायग्नोसिस बनानी होती है। इन डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाने होते हैं, चाहे आप एनसीपी बना रहे हो या केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन कोई भी। सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया था इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस पे रिलेटेड टू एक्सेसिव थिक कोपियस ट्रैकियस ब्रोंकियो सिक्रीशंस एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। इस तरीके से आपको कुछ एनसीपी तैयार करनी है। नेक्स्ट जो एनसीपी बनेगी वो बनेगी हमारी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन एज एविडेंस बाय ब्रेथलेसनेस। इसमें आपको यहाँ पे असेसमेंट लिखना है, देन डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारी एनसीपी बनेगी, वो थर्ड एनसीपी होगी, वो बनेगी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फटीग एज एविडेंस्ड बाय डिक्रीज बॉडी वेट। सेम इसका फॉर्मेट भी सेम रहेगा। उसके बाद अगर ये हमारा नॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान होता तो हम मतलब यहाँ पे ये खत्म हो जाता। उसके बाद लेकिन ये केस स्टडी है, केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में हमें जो हमारा टॉपिक होता है, हमने जो डिजीज कंडीशन ली होती है उसे भी एक्सप्लेन करना होता है। देन आप यहाँ पे डिजीज कंडीशन लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन और थोड़ी एनाटॉमी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे कॉजेज की, उस डिजीज के क्या कॉजेज है। देन पैथोफिजियोलॉजी उस पूरी डिजीज की। दिस डायग्राम इज ऑप्शनल, आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। हमने पैथोफिजियोलॉजी कंटिन्यू की है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको एक बात याद रखनी है कि आप जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप लिखते हैं, आपको एक साइड बुक पिक्चर एंड नेक्स्ट साइड आपको पेशेंट पिक्चर लिखनी है कि बुक में क्या आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिए हैं और पेशेंट क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट सेम हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट का चार्ट आएगा कि मेडिकल मैनेजमेंट, नेम ऑफ ड्रग, डोज, मोड ऑफ एक्शन, रूट एंड इंडिकेशन, जो हमने इससे पहले हमने बनाया था सेम उसी फॉर्मेट में हमें बनाना है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन कि जो पेशेंट है, आपकी जो भी डिजीज कंडीशन है, उस पेशेंट को आप क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। इसमें आपको सैनिटेशन से इंक्लूड करते हुए न्यूट्रिशन की तरफ जाना है और फैमिली इसको कैसे सपोर्ट करेगी वो भी जाना है। अगर कोई वैक्सीनेशन भी है उस डिजीज कंडीशन के लिए तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है इसमें समरी कि जो आपका टॉपिक है उसको आपको पूरा समराइज करना है। आप इसको एज अ डिजीज के फॉर्म में भी समराइज कर सकते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। अदरवाइज यू कैन समराइज इट एज अ पेशेंट प्रोफाइल ऑल्सो, आपकी माई पेशेंट वॉज दिस ही वॉज एडमिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ दिस एंड लाइक सो ऑन, यू हैव टू डू दैट। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल डिजीज कंडीशन की तरह से समझा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है।
देन लास्ट आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। हमको यहाँ पे मिनिमम 4 to 5 या 3 बिब्लियोग्राफी तो मिनिमम इंक्लूड करनी होती है। जो 3 बिब्लियोग्राफी होती है हमें बुक की लिखनी होती है, और जो हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं उसे हमें वैंकूवर स्टाइल में लिखना है, आप जो भी आपके कॉलेज वाले फॉलो करें। तो ये लास्ट हमारा पेज होता है बिब्लियोग्राफी का। तो ये थी हमारी केस स्टडी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे। आप चाहें तो इस पे एनसीबी भी बना सकते हैं, आपको पीछे की डिजीज कंडीशन नहीं लिखनी होगी तब तक एनसीबी का आप फॉर्मेट इसमें फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको अपनी केस स्टडी सारी रेडी करनी होती है, सारी केस प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है, और एनसीबी का भी सेम फॉर्मेट होता है। तो इस आज की वीडियो में हमने देखा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।